अगर किसी के भी दिमाग में ये सवाल आए कि देश के पास पैसे कम पड़ रहे हैं, तो सबसे आसान रास्ता क्या लगता है? यही ना कि खर्चे कम कर दो, बाहर से आने वाला सामान रोक दो। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि यही पैसा बचाने की आदत देश को आर्थिक मंदी की तरफ ढकेल सकती है? सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना? क्योंकि बचत करना तो हमेशा से एक अच्छी आदत मानी गई है। लेकिन जब किसी देश की अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी की होती है, तो वहाँ आम जिंदगी के नियम बिल्कुल उल्टी तरह से काम करने लगते हैं। हाँ, और आज हम इस गहरे विश्लेषण में इसी आर्थिक मुद्दे की तह तक जाएंगे। मुद्दा दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की देश के लोगों से आई एक अपील से जुड़ा है। अपील यह है कि फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेक्स बचाने के लिए इंपोर्ट्स को कम किया जाए। बिल्कुल। खास तौर पर सोना, ईंधन यानी फ्यूल और केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल घटाने की बात कही गई है इसमें। सही कहा। तो आज की इस डिटेल्ड चर्चा में हम उदित मिश्रा के एक काफ़ी बढ़िया लेख जिसका टाइटल है द फॉरेक्स डिलेमा, कंजम्पशन कट्स वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ, उस पर आधारित तथ्यों का विश्लेषण करेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि क्या फॉरेक्स बचाने के लिए खपत यानी कंजम्पशन कम करना सच में एक इलाज है, या फिर लंबे समय में ये एक बड़ा खतरा बन सकता है। और इस पूरे मुद्दे की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ हमें ये समझना होगा कि आखिर अचानक से इम्पोर्ट्स कम करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। यानी हमारी करेंसी का जो पूरा सिस्टम है वो आखिर काम कैसे करता है। तो चलिए इसको थोड़ा खोल कर समझते हैं। अगर बहुत ही बुनियादी स्तर पर देखा जाए तो भारत की इकोनॉमी का एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि हम दुनिया को सामान बेचते कम है और बाहर से खरीदते ज़्यादा हैं। यानी हमारा एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, और इस बात का सीधा असर हमारे खाते पर पड़ता है जिसे हम करंट अकाउंट कहते हैं। अब क्योंकि हम बाहर से ज़्यादा सामान मंगवा रहे हैं तो जाहिर है कि हमें उसका पेमेंट भी डॉलर्स में करना पड़ रहा है। यानी हमारी जेब से लगातार डॉलर्स बाहर निकल रहे हैं। बिल्कुल सही। और इस स्थिति को इकोनॉमिक्स की भाषा में करंट अकाउंट डेफिसिट या कैड कहा जाता है। यानी हमारा ये जो खाता है वो हमेशा घाटे में रहता है। पर यहाँ एक उलझन होती है मुझे। अगर हम लगातार घाटे में हैं और हमारे पास से लगातार डॉलर्स बाहर ही जा रहे हैं, तो फिर ये देश चल कैसे रहा है? मतलब हम बैंकरप्ट क्यों नहीं हो जाते? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। देखिए, इस घाटे की भरपाई ना एक दूसरे रास्ते से होती है जिसे कैपिटल अकाउंट सरप्लस कहते हैं। ये वो पैसा है जो विदेशी निवेश यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जरिए देश में आता है। अच्छा, जैसे बाहर की बड़ी कंपनियां यहाँ नए बिजनेस में इन्वेस्ट करती हैं। हाँ, या फिर विदेशी लोग हमारे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। तो जब तक बाहर से ये इन्वेस्टमेंट आता रहता है, हमारा इंपोर्ट का वो घाटा बैलेंस होता रहता है। वेट, आगे बढ़ने से पहले मैं एक और टर्म क्लियर करना चाहूंगी जो इस सोर्स मटेरियल में बार बार आया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अभी हमने करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की बात की, तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहाँ से आ गया बीच में? क्या ये कोई अलग चीज है? नहीं, ये कुछ अलग नहीं है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स या बीओपी दरअसल इन दोनों खातों का निचोड़ है। ओह, मतलब एक फाइनल हिसाब। हाँ, अगर आप करंट अकाउंट के घाटे को और कैपिटल अकाउंट से आने वाले निवेश को एक साथ मिला दें, तो देश का जो फाइनल नेट बैलेंस निकलता है ना, वही बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है। अगर निवेश इतना ज्यादा आ रहा है कि वो हमारे इंपोर्ट के घाटे को पूरा कर दे, तो हमारा बीओपी पॉजिटिव रहता है। अच्छा, इसको अगर मैं एक आम जिंदगी के उदाहरण से समझूं, तो ये बिल्कुल एक पानी के टैंक जैसा है ना? टैंक में पानी आने का एक रास्ता है जो हमारा एक्सपोर्ट और देश में आने वाला फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। और टैंक के नीचे एक बड़ा नलका है जहां से पानी लगातार निकल रहा है। ये हमारे इंपोर्ट्स हैं। सही पकड़ा आपने। तो अगर ऊपर से आने वाला पानी कम हो जाए और नीचे का नलका उतनी ही तेजी से खुला रहे, तो टैंक खाली होने लगेगा। और यही स्थिति दरअसल मिड 2024 से शुरू हो गई है। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ना काफी कमजोर पड़ने लगा है। यानी टैंक में पानी का आना कम हो गया है, जबकि इंपोर्ट्स वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। ऐसे में नतीजा ये निकलता है कि मार्केट में डॉलर की कमी होने लगती है और रुपये की वैल्यू डॉलर के मुकाबले गिरने लगती है। और जब ऐसी इमरजेंसी आती है तो आरबीआई, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, उसे अपनी इमरजेंसी बाल्टी यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से पानी निकालकर टैंक में डालना पड़ता है ताकि प्रेशर ठीक रहे। हाँ, आरबीआई मार्केट में अपने डॉलर्स बेचता है
ताकि रुपये को बचाया जा सके। लेकिन आरबीआई हमेशा के लिए तो ऐसा नहीं कर सकता ना। और यहीं से एक नया खतरा पैदा होता है जिसे लेख में दी इम्पोर्ट लूप कहा गया है। ये एक ऐसी साइकिल है जो अपने आप में बहुत खतरनाक है। ये लूप आखिर काम कैसे करता है? मतलब एक तरफ तो हम रुपये को बचा रहे हैं, तो इसमें आखिर खतरा कहाँ आ गया है? खतरा इसमें यह है कि जब रुपये कमजोर होता है तो बाहर से आने वाली हर एक चीज महंगी हो जाती है। मान लीजिए कल तक जो क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल हमें $1 में मिलता था, आज वही तेल खरीदने के लिए हमें ज्यादा रुपीस देने पड़ रहे हैं। और क्रूड ऑयल महंगा होगा तो देश के अंदर ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा। बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो किसान के खेत से मंडी तक आने वाली सब्जियों से लेकर आम इंसान तक पहुंचने वाली हर जरूरी चीज के दाम बढ़ जाएंगे, यानी पूरे देश में महंगाई बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इस महंगे इंपोर्ट का पेमेंट करने के लिए हमारे जो बचे हुए फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो और भी तेजी से खत्म होने लगते हैं। यानी आग बुझाने के लिए हम टंकी से जो पानी बचा कर रखे थे वो पानी खत्म हो रहा है और आग उल्टा और भड़क रही है। तो जाहिर सी बात है, ऐसी स्थिति में किसी के भी दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आएगा कि अगर इंपोर्ट्स हमारे रिजर्व्स को खा रहे हैं तो इंपोर्ट्स को ही काट दो। हाँ, नलके को बंद कर दो। सही बात है, ईंधन और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ही कम कर दो। देखने में ये रास्ता ना सबसे आसान लगता है, लेकिन लेखक उदित मिश्रा इस अप्रोच पर एक बहुत ही गहरा और तर्कसंगत सवाल उठाते हैं। उनके मुताबिक ये रिड्यूस कंजम्पशन यानी खपत को कम करने का जो रास्ता है, ये एक बहुत ही शॉर्ट टर्म और अस्थिर कदम है। अच्छा, इसके लंबे समय में इतने गंभीर नुकसान हो सकते हैं जो शायद इंपोर्ट घटाने से भी बड़े हों। पर यहाँ अगर मैं एक आम इंसान की तरह सोचूं तो मुझे थोड़ी उलझन होती है। अगर मेरे घर का बजट बिगड़ता है, मेरी आमदनी कम हो जाती है, तो मैं सबसे पहले अपने खर्चे ही तो काटता हूँ ना। मैं बाहर खाना बंद कर देता हूँ या नई गाड़ी नहीं खरीदता। पैसे बचाना तो हमेशा समझदारी मानी जाती है। तो फिर देश के मामले में ऐसे इंपोर्ट्स कम करने को इतना बड़ा खतरा क्यों माना जा रहा है? यही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। आमतौर पर हम देश की इकॉनमी को एक परिवार के बजट जैसा समझने की गलती कर बैठते हैं, पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में नियम बिल्कुल अलग होते हैं। यहाँ एक सबसे बड़ा नियम ये है कि एक इंसान का खर्चा किसी दूसरे इंसान की आमदनी होता है। अगर आपने पैसा बचाने के लिए बाहर खाना बंद किया तो उस रेस्टोरेंट वाले की आमदनी गिर जाएगी। हाँ। वो अपने स्टाफ को निकाल देगा और वो स्टाफ बेरोजगार हो जाएगा, तो वो मार्केट में जाके कपड़े या दूसरा सामान नहीं खरीदेगा। बिल्कुल, तो उस दुकान वाले की आमदनी भी गिर जाएगी। ये एक लंबा चेन रिएक्शन होता है। तो अगर हम देश के स्तर पर देखें, जिन चीजों को कट करने की बात हो रही है जैसे ऑयल और फर्टिलाइजर्स, ये कोई महंगे ब्रांड के जूतों की तरह ऐशो आराम की चीजें तो है नहीं। ये तो हमारी इकोनॉमी के इंजन्स है ना। हाँ, देश का सारा सामान ट्रक्स में पेट्रोल डीजल से ही इधर उधर जाता है। खेती के लिए फर्टिलाइजर तो चाहिए ही चाहिए। और यही वो पहला बड़ा खतरा है जिसे लेख में इकोनॉमिक स्लोडाउन या आर्थिक मंदी कहा गया है। बिल्कुल, बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज ना पूरी तरह इन्हीं चीजों पर निर्भर हैं। अगर आप इनका कंजम्पशन फोर्सफुली दबाएंगे तो फैक्ट्री में बनने वाले सामान का उत्पादन गिरेगा, सप्लाई चेन धीमी पड़ जाएगी। सही कहा। जब कंपनियों की सेल्स गिरेगी तो लोगों की नौकरियां जाएंगी, जिससे आम जनता के हाथ में पैसा कम हो जाएगा। नतीजा ये होगा कि देश की ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। बाप रे। और इस आर्थिक मंदी का असर सिर्फ देश के अंदर थोड़ी ना होगा। अगर उत्पादन गिर रहा है और लोगों के पास सामान खरीदने के पैसे नहीं है तो विदेशी निवेशकों पर क्या असर पड़ेगा? ये इस चेन रिएक्शन का दूसरा बड़ा हिस्सा है, जिसे सोर्स मटेरियल में द इन्वेस्टमेंट ट्रैप का नाम दिया गया है। अब आप खुद सोचिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा कहाँ लगाते हैं? वो उस देश में फैक्ट्री लगाना पसंद करते हैं जहाँ की जनता खुशहाल हो, जहाँ लोग नया सामान खरीद रहे हों। हाँ, जहाँ डिमांड बढ़ रही हो। अगर किसी देश की सरकार खुद अपनी जनता से कह रही है कि खपत कम करो, अपनी डिमांड को दबाओ, तो ऐसी जगह पर कोई विदेशी कंपनी अपनी नई फैक्ट्री क्यों लगाएगी भला? बात तो सही है। अगर लोग उनका सामान खरीदेंगे ही नहीं तो वो अपना करोड़ों का निवेश ऐसी जगह करके फंसाएंगे क्यों? और यही वो ट्रैप है। हमने इंपोर्ट्स रोककर शुरुआत में थोड़े डॉलर्स बचा तो लिए, लेकिन उसके चक्कर में जो विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आ सकता था, जिससे हमारा कैपिटल अकाउंट भरा रहता, उस निवेश के दरवाजे हमने खुद अपने हाथों से बंद कर दिए। यानी बचाने गए थे थोड़े से डॉलर्स और गंवा बैठे एक लंबा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। लेकिन इस मुद्दे पर
एक और बड़ा विरोधाभास या पैराडॉक्स भी देखने को मिलता है इस सोर्स में। एक तरफ हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि हम बाहर से कुछ ना मंगवाएं और सब कुछ अपने देश में बनाएं। तो क्या इंपोर्ट्स रोकने से हमें आत्मनिर्भर बनने में मदद नहीं मिलेगी? लेखक इसे द सेल्फ रिलायंस पैराडॉक्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारा जो ये मेड इन इंडिया का सपना है ना, ये खुद बाहर के सामान पर निर्भर है। हम हवा से तो चीजें प्रोड्यूस नहीं कर सकते ना। लेख में खेती का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया गया है इस पर। अगर हमें आत्मनिर्भर बनकर अपना अनाज खुद उगाना है तो किसान को रासायनिक खाद यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए होंगे। हाँ, वो तो जरूरी है। अब वो फर्टिलाइजर बनेंगे देश की फैक्ट्री में, लेकिन उस फैक्ट्री में खाद बनाने के लिए जिस नेचुरल गैस या नाफ्ता की ज़रूरत होती है वो हमारे देश में उतनी मात्रा में नहीं होता। उसे हमें बाहर से इंपोर्ट ही करना पड़ता है। यानी अगर हमने ये सोचकर नेचुरल गैस का इंपोर्ट रोक दिया कि हमें डॉलर बचाने हैं, तो हमारी खुद की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बैठ जाएगी। हम आत्मनिर्भर होने के बजाय और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। ये तो वैसी ही बात हो गई कि हमें आत्मनिर्भर होकर खुद के देश में स्मार्टफोन्स बनाने हैं, लेकिन उसके अंदर लगने वाला माइक्रोचिप बाहर से ही आता है। बिल्कुल। अगर हमने चिप का इंपोर्ट रोका तो फोन बनेंगे ही नहीं। असल में आत्मनिर्भरता का मतलब दरवाजे बंद कर लेना नहीं होता है। दुनिया भर में आत्मनिर्भरता तब आती है जब आप किसी रॉ मटेरियल को बाहर से मंगवाएं, अपनी फैक्ट्री में उसे प्रोसेस करें, उसमें अपनी मेहनत और टेक्नोलॉजी का वैल्यू ऐड करें और फिर उस बने हुए सामान को महंगे दाम पर वापस दुनिया को बेचें। तभी फायदा है। हाँ, लेकिन अगर आप पहले ही कदम पर रॉ मटेरियल का आना ब्लॉक कर देंगे तो आप आगे का कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो एक तरफ हम इंपोर्ट्स को दबाकर अपनी ही खेती और इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचा रहे हैं और दूसरी तरफ फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी डरा रहे हैं। ये सब बातें सुनने में काफी डरावनी लगती हैं, पर क्या आंकड़े इन आशंकाओं को सही साबित करते हैं? क्योंकि सोर्स मटेरियल में इस हालत की तुलना 2013 के वक्त से की गई है। ऐसा क्या था उन आंकड़ों में? अगर हम उन चार्ट्स को देखें तो डेटा सच में काफी चौंकाने वाला है। चार्ट 1 और चार्ट 2 साफ दिखाते हैं कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का स्तर ठीक वैसा ही हो गया है जैसा 2013 के आसपास था। और अगर मैं याद दिलाऊं, 2013 भारत की आर्थिक स्थिति के लिए एक बहुत ही मुश्किल वक्त था। वही वक्त था जब मॉर्गन स्टैनली ने भारत को फ्रेजाइल 5 की लिस्ट में शामिल किया था। फ्रेजाइल 5 यानी दुनिया की 5 ऐसी इकोनॉमीज जो सबसे ज्यादा नाजुक और कमजोर थीं। लेकिन भारत उस वक्त इतना कमजोर क्यों था? क्योंकि हम पूरी तरह से विदेशी कैपिटल पर निर्भर थे और हमारा अपना बुनियादी ढांचा यानी बेसिक्स उतने मजबूत नहीं थे। उस वक्त अमेरिका के सेंट्रल बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए थे, जिसे आम भाषा में टेपर टैंट्रम भी कहा जाता है। अच्छा, टेपर टैंट्रम। हाँ, तो जैसे ही वहाँ रेट्स बढ़े, देश में इन्वेस्ट करने वाले विदेशी निवेशकों ने अपना पैसा अचानक बाहर निकालना शुरू कर दिया। अब क्योंकि हम अंदर से मजबूत नहीं थे, तो जैसे ही वो बाहर का पैसा निकला, रुपी बुरी तरह से क्रैश होने लगा था। और आज के वक्त का डेटा दिखा रहा है कि हम घूम फिर कर वही 2013 वाले खतरनाक मोड़ पर वापस खड़े हैं। लेख में एक और चार्ट 3 दिया गया है जो दिखाता है कि आरबीआई किस तेजी से अपने फॉरेन करेंसी रिजर्व्स को मार्केट में झोंक रहा है। यानी करेंसी को क्रैश होने से बचाने के लिए वो इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जैसे पहले करते थे। और यही ना लेखक की सबसे बड़ी आलोचना है। जब आरबीआई मार्केट में आकर अपने रिजर्व्स बेचता है और करेंसी को गिरने से रोके रखता है, तो ये दरअसल एक बैंडेड की तरह है। इससे चोट दिखनी तो बंद हो जाती है, पर घाव ठीक नहीं होता। सही बात है। हमारी समस्या स्ट्रक्चरल है, हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस और कमजोर एक्सपोर्ट्स। फ्रेजाइल 5 का टैग हमें सिखाता है कि अपनी कमजोर नींव को आप महंगा फॉरेन रिजर्व जलाकर कितने वक्त तक छुपा सकते हैं। एक न एक दिन तो सच सामने आएगा ही। यानी हम बीमारी का इलाज ढूंढने के बजाय सिर्फ उसके लक्षणों को यानी सिम्टम्स को दबा रहे हैं। हम इन्फेक्शन ठीक करने के बजाय लगातार बुखार उतारने वाली गोली खा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम ठीक है। लेकिन एक ना एक दिन तो रिजर्व्स खत्म होंगे और तब हालात पहले से भी कहीं ज्यादा भयानक होंगे। बिल्कुल। तो आखिर में उस सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं जो हमने इंट्रो में पूछा था। अगर लक्षणों को दबाना गलत है, अगर फोर्सफुली खपत कम करना हमें इस इन्वेस्टमेंट ट्रैप में फंसा देगा, तो फिर लेखक ने इसका क्या हल बताया है? आखिरी निष्कर्ष क्या कहता है? लेखक का स्टैंड इस पर बिल्कुल साफ है। उनके मुताबिक खपत यानी कंजम्पशन को काटना एक अस्थिर तरीका है जिसे लंबे वक्त तक नहीं अपनाया जा सकता। देश को बैंडेड की नहीं बल्कि 2 बड़े बुनियादी और स्ट्रक्चरल बदलावों की जरूरत है।
पहला बदलाव है बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी। यानी देश में कमाई और उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना। पर इसका असर सीधे तौर पर हमारे इंपोर्ट खटे पर कैसे पड़ेगा? असर ऐसे पड़ेगा कि हमें सिर्फ अपने लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बेहतरीन और एफिशिएंट प्रोड्यूसर बनना होगा। जब हमारे बने हुए सामान की क्वालिटी और प्राइस ग्लोबल मार्केट में टक्कर लेगी तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, और जब हम नया एक्सपोर्ट करेंगे तो देश में नई फॉरेन करेंसी आएगी। तो फंडा सिंपल है, पैसे बचाने से ज्यादा ध्यान नया पैसा कमाने पर होना चाहिए। बात तो बिल्कुल सही है, पर एक्सपोर्ट तब बढ़ेगा ना जब देश में नई फैक्ट्री लगेगी और उत्पादन होगा। उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा अचानक? क्या यही वो दूसरा स्ट्रक्चरल बदलाव है जिसकी आप बात कर रहे थे? हाँ बिल्कुल, दूसरा बदलाव है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुधारना। यानी देश में बिजनेस शुरू करने और चलाने के माहौल को इतना आसान बनाना ताकि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या एफडीआई हमारे देश में आए। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज समझना चाहूंगा, थोड़ा क्लियर करने के लिए। हमने पहले भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की थी जो शेयर मार्केट में आता है। उस इन्वेस्टमेंट और इस एफडीआई में बुनियादी फर्क क्या है? दोनों ही तो विदेशी पैसा है ना? फर्क इनके देश में रुकने के तरीके में है। देखिए, शेयर मार्केट में जो पैसा आता है उसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या हॉट मनी कहते हैं। हॉट मनी। हाँ, मान लीजिए न्यूयॉर्क में बैठा कोई निवेशक अपने कंप्यूटर पर एक क्लिक करता है और भारत के शेयर मार्केट में करोड़ों रुपए लगा देता है। लेकिन कल को अगर उसे कोई बुरी खबर मिलती है तो वो अगले ही सेकंड एक और क्लिक करके अपना सारा पैसा देश से बाहर भी निकाल लेता है। ये पैसा ना हवा के रुख के साथ बदलता है, इसलिए इसे रुपए के अचानक गिरने का डर हमेशा बना रहता है। ओ, समझ गया। इसीलिए इसे हॉट मनी कहते हैं, क्योंकि ये कभी भी हाथ जलाकर निकल सकता है। सही कहा। लेकिन दूसरी तरफ जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या एफडीआई है, उसकी कहानी थोड़ी अलग होती है। जब कोई बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी पुणे में आकर आधी जमीन खरीदती है, अपनी फैक्ट्री लगाती है, वहां भारी मशीनरी लगाती है और हजारों लोगों को नौकरी पर रखती है, तो एक दिन में अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वापस नहीं जा सकती। हाँ, उनका पैसा ब्लॉक हो जाता है एक तरह से। बिल्कुल, उसका पैसा यहाँ जमीन और इंफ्रास्ट्रक्चर में लग चुका है। वो पैसा लंबे वक्त तक देश में टिका रहता है, और सच कहूं तो यही पैसा असली आर्थिक स्थिरता लाता है। यानी हमें वो कंप्यूटर पर क्लिक करने वाले पैसे से ज्यादा उस फैक्ट्री लगाने वाले पैसे को आकर्षित करने की जरूरत है देश में। अगर मैं इन सारी बातों का निष्कर्ष एक अपने उदाहरण में रखूं तो मेरे दिमाग में एक एनालॉजी आ रही है। ये स्थिति बिल्कुल वैसी है जैसे कोई एथलीट एक लंबी रेस जीतने के लिए और अपना वजन कम करने के लिए खाना पीना छोड़ दे। उसे लगता है कि अगर उसका वजन कम होगा तो वो रेस जीत जाएगा, लेकिन असल में डाइट छोड़ने से उसका बॉडी का इंजन और मसल्स उतने ही कमजोर हो जाएंगे। रेस जीतने का एकमात्र सही तरीका यह है कि वो एक बेहतर डाइट ले, कड़ी ट्रेनिंग करे और अपने स्टैमिना को मजबूत बनाए। ये एनालॉजी पूरी तरह इस लेख की आत्मा को पकड़ती है। अगर हम इस पूरे मुद्दे का आखिरी निष्कर्ष निकालें तो लेख में दिया गया इंपोर्टेड टूथब्रश का उदाहरण सब कुछ साफ कर देता है। अच्छा, वो क्या है? देश की आर्थिक स्थिरता इस बात से नहीं आएगी कि हम किसी आम नागरिक को एक इंपोर्टेड टूथब्रश खरीदने पर मजबूर या परेशान करें। असली स्थिरता तब आएगी जब हम सरकार की पॉलिसी और उनके फोकस को इस माइक्रो मैनेजमेंट से हटाकर मैक्रो लेवल की प्रोडक्टिविटी पर ले जाएंगे। हम देश को एक ऐसा आकर्षक प्लेटफॉर्म बनाएं जहां दुनिया भर की कंपनियां आकर प्रोडक्शन करना चाहें। सच में जब हम इन आंकड़ों और इनके पीछे के मैकेनिज्म्स को इस तरह से खोल कर देखते हैं तो पता चलता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में चीजें कितनी आपस में जुड़ी हुई हैं। हाँ, और ये भी साफ हुआ कि एफडीआई और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना ही इस समस्या का सबसे टिकाऊ हल है। बेशक, जब तक हम समस्या की जड़ पर काम नहीं करेंगे तब तक हम सिर्फ बाहर से बैंडेड ही लगाते रहेंगे। लेकिन इन सभी तर्कसंगत बातों के बीच जाते जाते मैं एक आखिरी सवाल आप सबके सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल। हमने ये समझ लिया कि स्ट्रक्चरल बदलाव लाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर करना और नई फैक्ट्रीज लगवाना ही सही रास्ता है। लेकिन रियलिटी ये है कि एक पॉलिसी बनने, एक फैक्ट्री के लगने और उसमें प्रोडक्शन शुरू होने में सालों लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक गिरती हुई करेंसी और तेजी से खाली होते फॉरेक्स रिजर्व्स किसी भी देश को चंद हफ्तों में घुटनों पर ला सकते हैं। सही बात है। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है कि एक विकासशील देश इन दोनों छोर के बीच के इस ट्रांजिशन पीरियड में आखिर सरवाइव कैसे करे, जब लंबे समय के रिफॉर्म्स अपनी रफ्तार से चल रहे हों और शॉर्ट टर्म में करेंसी डूबने का डर सर पर खड़ा हो।
तो क्या बिना किसी इमरजेंसी इंपोर्ट कट्स के उस बीच के वक्त को निकाला जा सकता है? क्या कोई ऐसा बेहतर और बीच का रास्ता हो सकता है जो इस सालों लंबे गैप को भर सके? इस उलझन का जवाब शायद किताबों से बाहर निकलकर असल जिंदगी के पॉलिसी मेकिंग में ही ढूंढना होगा। तो इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने